हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और जिला परिषद महाराष्ट्र फार्मासिस्ट के सीरीज में आज हम आपके बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट से आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब बिना लेट किए हुए आज हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका देखिए, हु प्रपोज द डबल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इनके बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया हुआ था। और आपके ऑप्शन है देखिए, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, ये नहीं होगा। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ आपका माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक क्या होते हैं? आपके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने तो डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ था। फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो सेंगर्स ने अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में जो टेस्टिंग होती है, सेंगर टेस्ट, इनके बारे में इन्होंने बताया हुआ था। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। वाटसन एंड क्रिक इसका करेक्ट आंसर होगा। वाटसन एंड क्रिक ने आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के बारे में बताया था, और इन्होंने ही बताया था कि हमारा जो डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकल्स है। और जिनके लिए इनको 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इनके इस अचीवमेंट के लिए 1962 में वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट को मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि डीएनए का डबल हेलिकल्स आपके वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है फार्मासिस्ट एग्जाम में। ये देखिए, इस तरीके का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन यही आपका ट्रांसफर होता है। फिर बात करते हैं आपका आरएनए का। आरएनए भी आपका न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारे न्यूक्लियस के सेंटर वाले पार्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बट आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में आपका डबल हेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है आपका, विच शुगर गिव अ पॉजिटिव सेलिवानोव टेस्ट। यदि सेलिवानोव टेस्ट कर रहे हैं, ये जो सेलिवानोव टेस्ट है ये आपके कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होता है। देखते हैं तो सेलिवानोव के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा आपका। तो सेलिवानोव के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका फ्रुक्टोज के लिए। फ्रुक्टोज एक क्या है? आपका कीटोन शुगर है। ये आपका क्या है? कीटोन शुगर। और कीटोन शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? सेलिवानोव टेस्ट। एक जनरल टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, मोलिश टेस्ट। तो मोलिश टेस्ट से हम आपका कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इससे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये कीटोन शुगर है कि एल्डिहाइड शुगर है कि डाइसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है। तो यहाँ पर स्पेशली आपसे क्वेश्चन में सेलिवानोव पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, जो कि आपका एक कीटोनिक शुगर हो गया। ठीक है, बाकी आपका लैक्टोज, माल्टोज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी डाइसेक्राइड, और ये हमारा ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्डो शुगर किसको बोलते हैं? जहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे देखिए आपका CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहा है आपके फर्स्ट कार्बन में, इनको बोलते हैं एल्डो शुगर। और एल्डो शुगर के एग्जांपल होता है ग्लूकोज। और कीटो शुगर मतलब देखिए सेकंड कार्बन पे एक आपको कीटोनिक ग्रुप नजर आ रहा होगा, तो इनको बोला जाता है कीटोन शुगर। तो एल्डिहाइड और कीटोन शुगर, जिनको हम लोग मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। क्लियर? तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके सैंपल में फ्रुक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब कीटोनिक शुगर प्रेजेंट है कि नहीं, इस बात को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका सेलिवानोव टेस्ट यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर को क्वेश्चन, द अमीनो एसिड दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर फॉर द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड का कलर क्या है? रेड है। तो इसके बनने के लिए प्रिकर्सर की बात कर रहे हैं, और प्रिकर्सर का मतलब होता है स्टार्टिंग मटेरियल। प्रिकर्सर वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका स्टार्टिंग मटेरियल। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इस हीमोग्लोबिन के बनने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? तो हीमोग्लोबिन को बनने के लिए आपको एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड चाहिए। जब तक का ग्लाइसिन अमीनो एसिड बॉडी में नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन को बनने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल या फिर बोल सकते हैं प्रिकर्सर क्या होना चाहिए? आपका ग्लाइसिन। और यही हीमोग्लोबिन की वजह से कि आपका ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। और यही जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? हमारे सेल तक, ताकि सेल्स प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट या फिर हो सकता है एनर्जी का फॉर्मेशन कर पाए। क्लियर हुआ? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्लियर? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के एग्जाम्पल को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दो ही तो होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है आपका सिस्टीन और दूसरा होता है आपका मेथ्यूनिन। ठीक है, सिस्टीन और मेथ्यूनिन ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड।
मेथियोनिन, दोनों को याद रखना है। सिस्टीन और मेथियोनिन अमीनो एसिड, ये दोनों क्या है आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि सिस्टीन है और मेथियोनिन है, ये आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मतलब इनके स्ट्रक्चर में आपको सल्फर ग्रुप जरूर नजर आएगा, जहां पर देख सकते हो यहाँ पर भी सल्फर है और यहाँ पर भी आपका सल्फर ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है कैसिन इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, कैसिन किसका एग्जांपल है आपसे पूछ रहा है। न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। तो ये आपका एक कंजुगेटेड आपका प्रोटीन का एग्जांपल है। और कंजुगेटेड में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो केसिन प्रोटीन है ये किसका एग्जांपल होगा, आपका फास्फोप्रोटीन। तो फास्फोप्रोटीन मतलब जिसमें फास्फोरस के साथ क्या जुड़ा रहा है, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ एक आपका फास्फोरस ग्रुप अटैच हो, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फास्फोप्रोटीन, जो कि आपका कंपाउंड प्रोटीन के एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर देखिए न्यूक्लियो का मतलब क्या है, प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा रहा है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए जुड़ा हो रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो। क्रोमा का मतलब होता है कोई कलर वाला मटेरियल, कोई कलर पिगमेंट अटैच हो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ। और ये लाइपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा रहा है, लिपिड ग्रुप। और ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके कंपाउंड प्रोटीन के एग्जाम्पल है। मतलब कंपाउंड का मतलब प्रोटीन में कुछ एडिशनल ग्रुप आपके अटैच रहे। तो इसका जो केसिन है ये किसका एग्जाम्पल है, आपका फास्फो प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया, फास्फोप्रोटीन। और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या रहेगा, आपका फास्फोरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक तो केसिन जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ आपका एक एग यॉग में भी प्रेजेंट होता है आपका विटेलिन प्रोटीन, जो कि आपके एग यॉग में आपको मिलता है। क्लियर हो गया। और देख लीजिए लाइपोप्रोटीन, जो हमारे ब्लड में लाइपोप्रोटीन है, इनकी बात करते हैं, यही आपके लिपिड के कैरियर्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। आपके लाइपोप्रोटीन एचडीएल आपने सुना होगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल मतलब होता है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब हमारे ब्लड में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्रोमोप्रोटीन मतलब आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो आपका हीम है, तो हीम क्या है, आपका एक आयरन है, और आयरन की वजह से ये आपके जो ब्लड का कलर क्या है, रेड है। तो ये किसके एग्जांपल हो गया, हीमोग्लोबिन आपका क्रोमोप्रोटीन का। और मेटलोप्रोटीन का नेम इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ कोई आपका जिस तरीके से जिंक या फिर कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ये सब आयंस जुड़े रहे, मिनरल्स जुड़े हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलोप्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखते हैं। एन इनहेरिटेड मतलब होता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिन इज ड्यू टू द लैक ऑफ द एंजाइम। बायोकेमिस्ट्री में आपके डिसऑर्डर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही फेमस है यह क्वेश्चन आपके लिए, अल्केप्टोन्यूरिया। और इसी को और क्या बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, अल्केप्टोन्यूरिया का ब्लैक कलर यूरिन के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। ब्लैक कलर यूरिन मतलब पेशेंट, यदि इसको कोई प्रॉब्लम होगा उस पेशेंट को, तो उसका यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर। तो एल्केप्टोन्यूरिया के ही अदर नेम क्या है, होता है आपका ब्लैक कलर यूरिन डिसऑर्डर। तो देखिए ये किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट का यूरिन का कलर ब्लैक कलर का हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एल्केप्टोन यूरिया। डायरेक्ट आपको इन चीज़ों को याद रखना है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है आपके बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और ये जो आपका ये जो प्रोसेस है आपका एल्केप्टोन्यूरिया, ये आपके टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। देखिए एक सीक्वेंस को समझ लीजिए, किस तरीके का सीक्वेंस एक पाथवे चलता है हमारे बॉडी के अंदर में। देखिए फिनाइल एनालिन एक आपका अमीनो एसिड है, फिनाइल एनालिन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन। और आगे चल के जो टायरोसिन है आपका, ये भी आपका अमीनो एसिड है, जो कि 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। देन ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका होमोजेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जो आपका होमोजेंटिसिक एसिड है ये आपका मेलाइल एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट होता है। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोसेस। बट यदि किसी के एंजाइम और यहीं पर इन्वॉल्वमेंट होता है होमोजेंटिसेट 1,2 डाइहाइड्रोजिनेस, या फिर इसी को बोलते हैं होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। ये जो एंजाइम है यदि कमी हो जाए, लेक हो जाए, ठीक है, डिफिशियंसी हो जाए होमोजेंटिसिक, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका इनका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जो होमोजेंटिसिक एसिड है इनका लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, और ये कहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे,
टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है यूरिन में, और यूरिन का कलर को क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। क्योंकि नॉर्मल में होमोजेंटिसिड यदि ऑक्सीडेज एंजाइम होता है तो आपका मिथाइल एसिटो एसिडेट में कन्वर्ट होता, बट इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से इसका लेवल इंक्रीज होता है टिश्यू लेवल पे, यूरिन पे, और इसकी वजह से यूरिन का कलर भी ब्लैक हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बस इतना पाथवे आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आपको याद रखना है। इसको बस याद रखो कि आपका एल्केप्टोन्यूरिया किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, लैक ऑफ एंजाइम। तो आपको याद रखना है होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि पूरा प्रोसेस को याद रखना। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मोनोसेक्राइड के एग्जांपल क्या है। मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए लैक्टोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड, ये आपका मिल्क शुगर के एग्जाम्पल हैं। सुक्रोज हो गया, सुक्रोज भी क्या होता है, डाइसेक्राइड हो गया, जिसको जो घर पे हम लोग अपने चाय बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, चीनी, इसी को क्या बोलते हैं, सुक्रोज। और उसके बाद जो राइबोज है, ठीक है, ये आपका पेंटोस शुगर है। ये क्या शुगर है, पेंटोस शुगर है। ये आपका डाइसेक्राइड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या पूछ रहा है आपसे, मोनोसेक्राइड की यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल, तो जो आपका पेंटोज में यही क्या हो जाएगा, आपका मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। ये आपका मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। पेंटोज मतलब जिसमें आपके 5 कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, 5 कार्बन। राइबोस जो आपके आरएनए डीएनए में जो मिलता है ना, राइबोस, इसकी बात कर रहे हैं। और मोनोसेक्राइड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ये तो पेंटोज हो गया। एक आपका 6 नंबर का कार्बन को क्या बोलते हैं, आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज भी आपका मोनोसेक्राइड के एग्जांपल है। फ्रक्टोज भी आपका मोनोसेक्राइड के एग्जांपल है। तो ये आपका मोनोसेक्राइड है। बाकी आपका लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये सब चीज़ें आपके डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। क्या है आपके, डाइसेक्राइड। सेक्राइड मतलब शुगर होता है, ठीक है। ये आपका लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डाइसेक्राइड। बट क्वेश्चन में आपसे मोनोसेक्राइड पूछा गया था, तो ये आपका राइबोसोम जो कि पेंटोज शुगर है मोनोसेक्राइड में। क्लियर? और ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज क्या होता है, हेक्सोज शुगर, क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज का फार्मूला पता है ना, कि C6H12O6। इसका फार्मूला क्या होगा, C6H12O6, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। 8 नंबर का देख लीजिए। मोनोसेक्राइड के एग्जांपल आपका इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज, राइबोज, राइबोलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, फ्रक्टोज। और डाइसेक्राइड के एग्जांपल सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। और पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल स्टार्च, डेक्सट्रिन, इन्यूरिन, ग्लाइकोजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार जरूर रीड कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल आप। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू द पार्विक एसिड इज कॉल्ड इट। जब ग्लूकोज का पार्विक एसिड में ब्रेकडाउन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है। सेकेंड आपसे क्वेश्चन पूछता है ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलता कहाँ पर है, तो ये आपके सेल के साइटोसॉल में चलेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका क्रेब साइकिल चलता है, ठीक है। क्रेब साइकिल की मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि क्रेब साइकिल्स का साइट कहाँ पर होता है, तो क्रेब साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलता है, और सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगा, जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और फाइनली क्या बनता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की बात करते हैं, कितना एटीपी बनेगा, तो 8 एटीपी बनेगा। ये क्वेश्चन पूछता है क्रेब साइकिल में यदि एटीपी की बात करूं तो यहाँ पर टोटल 38 एटीपी बनेगा। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलता है, क्रेब साइकिल में हमारे बॉडी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप एक बार रीड करना आप। क्लियर? चलिए ये प्रोसेस आपको पता होगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज के देख लीजिए एक बार, ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स को एक रेट कर लीजिए कि ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, देन ग्लूकोज आपका फ्रक्टोज को 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, देन फ्रक्टोज आपका 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, देन ये अल्डोज एंजाइम इन दोनों को अलग कर देगा। एक आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, और एक आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। देन आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, देन आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और लास्ट में आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट से लास्ट में क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जरूर रीड करके जाना। क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स को एक बार अच्छे से तैयार करना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और स्पेशली यहाँ से इंजाइम्स के बारे में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
तो इनको आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट के लिए आपका फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम चाहिए। आपका फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट को दोनों को अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है आपका एल्डोलेज एंजाइम, और यहाँ पर एक इनोलेज एंजाइम होगा आपका, ठीक है। ये वाला एंजाइम आपसे पूछता है इनोलेज एंजाइम। 3 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोग्लिसरेट पारुवेट में फास्फोइनोल पारुवेट के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए इनोलेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनोलेज एंजाइम और एल्डोलेज एंजाइम और हाइस्टोकाइनेज। ये सब एंजाइम्स के नाम को भी आपको अच्छे से रेडी करके जाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा साइकिल ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिडिटी ऑफ द फैट। तो रेंसिडिटी ऑफ द फैट क्यों होता है? रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। जो भी आपके फूड मटेरियल में कोई भी फैट वगैरह होगा, फैट या कोई ऑयली चीज़ होता है, इनका क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए पैक्ड फूड में हमेशा देखना नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है ताकि लंबे टाइम तक आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। नहीं यूज़ करेंगे नाइट्रोजन गैस पैक्ड फूड में तो वो आपके खाने लायक नहीं रहेगा। तो उसी की बात कर रहे हैं। रेंसिडिटी किसको बोलते हैं? रेंसिडिटी मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल। जो हमारे जो हम लोग फूड मटेरियल्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, उनमें कुछ ऑयल्स और लिपिड्स होते हैं और एटमॉस्फेयर के यदि कांटेक्ट में आएंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी। जैसे मेटल में होता है, मेटल को भी आप लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो उसमें कोरोजन हो जाता है, बोलते हैं ना लोहे में जंग लग गया। वैसे ही समझो कि फैट वगैरह चीज़ों में भी क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है यदि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में यदि लंबे टाइम तक रख दिया जाए उनको। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फैटी वाली चीज़ें आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को 10th नंबर का, बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबका साइड आपको जरूर पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस आपका सेल के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में चलेगा। क्रेब्स साइकिल आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। वैसे जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये कहाँ पर चलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बीटा ऑक्सीडेशन किसका होता है? फैटी एसिड का, ठीक है। जो हम फैटी वाली चीज़ें खाते हैं उसमें क्या होता है फैटी एसिड। जो भी लिपिड ऑयल्स वगैरह आप खाते हैं तो लिपिड ऑयल में क्या होता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पर होता है, यही आपसे पूछ रहा है। और फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर कैसा ऑक्सीडेशन होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा कार्बन से ही स्टार्ट होता है आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना, तो इसको बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है आपका फैटी एसिड, ये वाला पॉइंट याद रखो। दूसरा इसी माइटोकॉन्ड्रिया में और कौन सा साइकिल चलता है आपका? क्रेब्स साइकिल। तो ये साइट काफी इंपॉर्टेंट होता है। साइटोप्लाज्मा में कौन सा साइकिल चलता है आपका? ग्लाइकोलिसिस। इस साइट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? द फैटी एसिड इन द बॉडी आर मोस्टली ऑक्सीडाइज बाय द बीटा ऑक्सीडेशन। जो भी हम फैटी वाली चीजें खाते हैं उनमें क्या होता है, जो आप फैट ऑयल्स खाते हैं उनमें क्या होता है फैटी एसिड, और उनका ऑक्सीडेशन होता है आपका बीटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से ही आपके स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन होना, तो इनको बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड फाउंड इन द आरएनए, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपका? पायरिडिन। आप सबको पता होगा हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बात करें हमारा डीएनए और आरएनए। ये जो डीएनए और आरएनए है ये किनसे मिलकर बना होता है? तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप होगा इनमें, दूसरा चीज होगा आपका नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, और इसी नाइट्रोजनस बेस में आपके एग्जाम्पल आते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। और थर्ड होता है एक आपका शुगर, और स्पेशली कौन सा शुगर होता है इसमें? पेंटोज शुगर। और यदि मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो यहाँ पर होता है एक आपका प्यूरिन और दूसरा होता है आपका पायरिमिडिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायरिमिडिन के प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या होते हैं आपका? एक तो एडेनिन और आपका गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन इसके एग्जाम्पल होते हैं, और इसके एग्जाम्पल आपका साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। थाइमिन और यूरासिल मेनी टाइम एग्जाम में पूछता है कि यूरासिल किस में प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है? पायरिमिडिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैच कर लीजिए कि जो यूरासिल होगा ये तो सिर्फ आरएनए में मिलेगा। ये किस में मिलता है? आरएनए में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर पायरिमिडिन, हाँ तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पायरिमिडिन जो कि कहाँ पर मिलता है आपको? आरएनए में मिलता है, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरासिल। वैसे यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड की जगह टाइट होना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। चलिए, वैसे या नाइट्रोजनस बेस बोल सकते हैं उसको, तो यूरासिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम इंजाइम, इंजाइम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके टॉपिक यदि, क्योंकि इंजाइम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, द मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम इंजाइम, मतलब एक ही इंजाइम के मल्टीपल फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है आपके आइसो इंजाइम। तो आइसो इंजाइम मतलब ये स्टेटमेंट जरूर लिखा होगा, ये आपका क्या होता है, एक ही इंजाइम का, सेम इंजाइम का मल्टीपल फॉर्म होता है, मतलब एक ही इंजाइम का मल्टीपल फॉर्म होता है, बट उन सब का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस रहेगा। मतलब जैसे आपके एग्जांपल जैसे बात करूं, आपका लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस, ये जो लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस है ये आपके क्या है, एक आइसो इंजाइम है। तो इसका आपका लैक्टो डिहाइड्रोजिनेस 1, लैक्टो डिहाइड्रोजिनेस 2, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इस तरीके से इसके डिफरेंट फॉर्म होता है। मतलब इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा। वैसे एंजाइम का काम क्या होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं विदाउट यूटिलाइजेशन, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं और बिना यूज हुए, ये इसका मेन काम होता है कैटालिटिक एक्टिविटी। तो आइसो एंजाइम का मतलब यही होता है आपका कि एक ही एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, और ये दोनों सब फॉर्म एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, इनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने की जो एक्टिविटी है, ये सब में कॉमन रहेगा। तो यही चीज तो बोल रहा है कि मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम इज द नोन एज द आइसो एंजाइम। अब यहाँ पर को एंजाइम है, तो को एंजाइम का मतलब होता है जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करें, ठीक है, को एंजाइम मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करें। और यदि मैं इसकी बात करूं को एंजाइम का, तो जो बीटा कॉम्प्लेक्स जो विटामिन बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कि आपके कोएंजाइम में यूज़ होते हैं। आपने सुना भी होगा NAD हो गया, FAD हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद होलो एंजाइम मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। कंप्लीट एंजाइम की बात करते हैं। और एपो एंजाइम मतलब होता है जब हम आपका प्रोटीन पार्ट की बात करते हैं, जब हम एंजाइम का प्रोटीन पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एंजाइम क्या होता है, जैसे होलो एंजाइम में लिखूं यहाँ पर होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, इसमें आपका प्रोटीन पार्ट भी आ जाएगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये हो गया आपका होलो एंजाइम। तो प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। क्लियर हो गया। होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, और नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, आपका को एंजाइम, ठीक है। और इसमें आगे चल के प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, कोफैक्टर हो गया, ये सब इसमें और इंक्लूड होंगे आपके ये नॉन प्रोटीन वाले पार्ट में। क्लियर हुआ। एक और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रो एंजाइम, कई बार एग्जाम में आता है आपसे प्रो एंजाइम। तो प्रो एंजाइम मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। जैसे प्रो ड्रग होता है ना, वैसे ही आपका प्रो एंजाइम होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। तो मैंने आपके जो आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स के, ये सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपका डिस्कस कर दिया। देखिए एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगा वो सेम रिएक्शन होगा, मतलब सेम कैटालिटिक एक्टिविटी का, बस उनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस होगा। और ये साइड स्पेसिफिक होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। आपका आइसोजेन मतलब टिश्यू स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेशली आपके टिश्यू पे एक्टिविटी शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 13 नंबर का। द ग्रुप ऑफ द एंजाइम विच कैन हाइड्रोलाइज द एस्टर ईथर पेप्टाइड ऑफ द ग्लाइकोसिडेड बाय एडिंग वाटर। यहाँ पर बस एक ही पॉइंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, एडिंग वाटर। मतलब एडिंग वाटर से इंपॉर्टेंट इससे क्या समझ में आता है आपका, एडिंग वाटर मतलब आपका वाटर को ऐड करने के बाद आपको रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो वाटर ऐड किस में किया जाता है, आपका हाइड्रोलेस एंजाइम। हाइड्रोलेस एंजाइम ब्रेक करता है, कैसे एंजाइम है, ब्रेक करता है आपके बॉन्ड को। और कैसे ब्रेक करता है, एडिंग द वाटर, एडिंग वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करके जो आपका जितने भी ये बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ये सब बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है आपका हाइड्रोलेस एंजाइम। और ये जो एंजाइम है इसका भी काम होता है ब्रेक डाउन करना। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
ये ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोलेज एंजाइम बॉन्ड को, ठीक है। किसको ब्रेक डाउन करेगा? बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा वाटर को ऐड करके, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलेज। और ये जो एंजाइम है लाइज एंजाइम, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करता है विदाउट एडिंग वाटर, मतलब विदाउट वाटर के एडिट किए बिना, मतलब ऐड किए बिना ये आपका ब्रेक डाउन करता है, उसको बोलते हैं लाइज एंजाइम और इसको बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम का काम ही होता है ट्रांसफर करेगा किसी पर्टिकुलर ग्रुप को। और हाइड्रोक्सी ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट वाली बात करेंगे, वहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। द नेचर ऑफ द एंजाइम इज, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंजाइम का नेचर क्या होता है, तो ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन इन नेचर का होता है, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब आपके प्रोटीन हैं। बट ये स्टेटमेंट भी और लग देना, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये स्टेटमेंट को याद रखना, जितने भी एंजाइम्स हैं सभी एंजाइम्स क्या हैं? आपके प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन और नॉट एंजाइम। ये स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक है, कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं बट सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं हो सकते। जैसे ये हमारा क्या है, इसको मान लो अपना प्रोटीन, तो यहाँ पर रहेगा आपका एंजाइम। क्लियर हो गया? अब इसमें एक एक्सप्रेशन बस याद रखना, एक राइबोजाइम करके एक एंजाइम है, ठीक है। जितने भी आपके एंजाइम हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन, एक्सेप्ट आपको याद रखना राइबोजाइम। राइबोजाइम, ये जो राइबोजाइम है ये प्रोटीन नेचर का नहीं है, ये आपका आरएनए नेचर का, फिर भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। हो गया? वैसे एंजाइम होने के लिए क्या चाहिए? उसको प्रोटीन नेचर का होना चाहिए। बट एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्ट आपका एक राइबोजाइम है जो आपका प्रोटीन ना होते हुए भी क्या है? एंजाइम है। क्लियर? तो ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है आपसे ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शन वाली चीज़ों को। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑल द, मतलब ऑल द एंजाइम्स आर द प्रोटीन इन नेचर, एक्सेप्शन लिखा हुआ है आरएनए कंटेनिंग एज अ राइबोजाइम। राइबोजाइम आपका प्रोटीन नहीं है, वो आपका आरएनए है, बट उसको भी हम लोग एंजाइम के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? विटामिन B3 को बोला जाता है आपका नियासिन। तो ये जो केमिकल नेम है उसको तो आपको अच्छे से ही लर्न करना है, ठीक है। बायोटिन किसको बोलते हैं? बायोटिन आपका B7 को बायोटिन बोलेंगे, नियासिन बोलते हैं B3 को, थायमिन बोला जाता है आपका B1 को, राइबोफ्लोविन बोलते हैं आपके B2 को। आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना B1 को हम लोग थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन बोलते हैं B12 को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B, क्या मतलब क्वेश्चन पूछा है 16 नंबर का, विटामिन C क्या है? तो विटामिन C आपका वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल में एक विटामिन C होता है और एक आपका विटामिन B। जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स होती हैं B1 B2 ये सब क्या होती हैं? आपके वाटर सॉल्युबल। और यदि मैं ऑयल सॉल्युबल की बात करूं तो कीड़ा नाम से याद रख लेना, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन D और विटामिन A, ये सब चीज़ें आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो ऑयल में जाके सॉल्युबलाइज हो जाती हैं, या फिर फैट सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द डिफिशियंसी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। दिन में तो डे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट नाइट में कुछ भी दिखाई नहीं देगा यदि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। यदि रेटिनॉल की कमी हो गई तो बोलते हैं ना आंखों की रोशनी के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए। तो विटामिन ए की यदि डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। और एक जेरोप्थेल्मिया की भी प्रॉब्लम होगी। जेरोप्थेल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ आई, मतलब विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। विटामिन डी की यदि कमी हो जाए तो बॉडी में, विटामिन डी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बोन के डेवलपमेंट में। बोन के लिए कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी चाहिए, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होगा तो कहीं ना कहीं पर बोन में प्रॉब्लम जाएगा। विटामिन के की यदि कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गया, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ब्लड क्लॉटिंग डिले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? विटामिन के। बोन के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? विटामिन डी। विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? आई के लिए, देखने के लिए, विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट देखोगे उसमें आपको विटामिन ई जरूर देखने को मिलेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है।
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है यदि इसकी कमी हो जाए बॉडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 18 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होगा? डीएनए के पास होगा। तो आगे किस में फॉरवर्ड करेगा? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। जो डीएनए होता है हमारा, ये आपका क्या है, इसके पास होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यही आपका कैरी होता है 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन। तो जो आरएनए है ये अपना जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कहाँ फॉरवर्ड करता है? आपके आरएनए में। अब ये आरएनए के भी टाइप्स होते हैं, आरएनए के टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए, एक होगा आपका मैसेंजर आरएनए, जो इसको क्या करेगा? डिकोड करने, जो ये मैसेज रहेगा इस मैसेज को क्या करेगा? ये आपका डिकोड करने का काम करेगा। एक आरएनए होता है आपका टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए किसको लेके आएगा? ये अमीनो एसिड को लेके आएगा। किसको लेके आएगा? अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड को लेके आएगा। और एक होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। और यही इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। ये क्या है? हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री है। यहीं पर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और यहीं पर प्रेजेंट होता है ये वाला राइबोसोमल आरएनए। तो सीक्वेंस समझ में आया? डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन को रीड कौन करेगा? मैसेज कौन पढ़ेगा? आपका डिकोड करने का काम मैसेंजर आरएनए होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से अमीनो एसिड लेके आएगा, क्योंकि प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए क्या लेके आएगा? अमीनो एसिड। और राइबोसोमल आरएनए का काम करेगा, ये आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए जो होगा ये क्या करेगा? ये जो राइबोसोम है जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस में फॉरवर्ड किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। और ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? आरएनए से प्रोटीन का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन इन द पैंक्रियास। इंसुलिन कौन बनाता है? आपका बीटा सेल बनाएगा। इंसुलिन कौन बनाता है? पैंक्रियास का जो बीटा सेल होगा ये आपका इंसुलिन का फॉर्मेशन कराएगा। तो वहाँ पर क्या चीज़ चाहिए उसको? जिंक चाहिए। जब तक का जिंक मिनरल्स सफिशिएंट नहीं होगा तब तक का हमारा जो पैंक्रियास का बीटा सेल है वो इंसुलिन नहीं बना सकता। तो इंसुलिन को बनने के लिए क्या चाहिए? आपका जिंक, इंसुलिन। और आर्टिफिशियल जो आपका आता है ना, इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें भी आजकल जिंक को ऐड किया जाता है ताकि इंसुलिन की पोटेंशियल वगैरह आपकी इंक्रीज हो जाए। तो जिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन को बनने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जैसे आयोडीन क्या चाहिए? आयोडीन आपका थायराइड हार्मोन्स के लिए, ठीक है। थायराइड हार्मोन, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, हमारे यहाँ पर क्या है? थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए उसको बनने के लिए। वैसे ही इंसुलिन को बनने के लिए क्या चाहिए? जिंक चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द क्वाशिओर्कर। क्वाशिओर्कर एक माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को लगता है, बच्चों में देखने को मिलता है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? तो उसका नाम है डॉक्टर विलियम, ठीक है। डॉक्टर विलियम्स। तो डॉक्टर विलियम्स इन्होंने इनके बारे में बताया हुआ था, ठीक है, क्वाशिओर्कर्स के बारे में फर्स्ट टाइम। क्लियर हो गया? चलिए ये साइंटिस्ट का देख सकते हैं आप इमेज यहाँ पर। ये साइंटिस्ट ने क्वाशिओर्कर के बारे में सबसे पहले बताया था। क्वाशिओर्कर क्या होता है? आपका माल न्यूट्रिशन होता है जब बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर डियर हमने आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो आपके एग्जाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। आई होप इन सभी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से करोगे। सब चीज़ों को ईमानदारी से करना है। ये सब क्वेश्चन को एक बार जरूर रीड करके आना है, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। और आज के लिए बस इतने रखते हैं। थैंक यू।